हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर डॉट अविनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का चैप्टर 7 जो कि है फंडामेंटल राइट्स। ये एक्चुअल में कंटिन्यूशन है हमारी पहली वाली वीडियोस का, और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आर्टिकल 19। वैसे ये आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में, मगर अभी जो इस वीडियो का डिस्कशन होगा वो आर्टिकल 19 के अराउंड होगा और इसमें हम डिफेमेशन और सेडिशन लॉ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दैट्स एजुकेटर डॉट अविनाश, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दूसरी चीज, जो ये वीडियोस होती है उसके दौरान जो भी हम पीपीटी यूज करते हैं उसके नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जा सकते हैं दैट्स educatoravinash.com, और वहां पे डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि आप अपने रेफरेंस के लिए अगर चाहें तो सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए इस नोट के साथ हम अपना आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। देखिए, राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में जो भी आर्टिकल्स आते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। और ये क्या है, देखिए राइट टू फ्रीडम है तो दैट मीन्स फ्रीडम के रिलेटेड ये राइट होगा। आर्टिकल 19 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, मतलब एक्सेट्रा इन द सेंस इसमें एक्सप्रेशन वगैरह आ जाएगा, मतलब सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच की नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात होगी। ये जो आर्टिकल 19 है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है और सबसे ज्यादा जो डिबेटेबल रहता है वो भी वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल आर्टिकल्स में से राइट टू फ्रीडम भी रहता है, और उसके अंदर आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 के अंदर जो सबसे पहले क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, इसके अंदर हमें 6 फंडामेंटल राइट्स जो है जो इंश्योर होते हैं। और इन्हें डेमोक्रेटिक राइट्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंडर वो अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी की वर्किंग के लिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल सिटीजन्स। अगर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं है तो वो कैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप सोचें, अगर आपके पास कोई ऐसा राइट ही नहीं है कि आप जो अपने व्यूज है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपनी जो थॉट प्रोसेस आपके अंदर है उसे बाहर रख सकते हैं किसी के सामने, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप अपना थॉट प्रोसेस या अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, तो आप कैसे कल को अपनी मर्जी से अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जो लोग अपने अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। इसलिए बोला जाता है ना कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होती है वो रन बाय द पीपल होती है और फॉर द पीपल होती है, बाय द पीपल होती है। तो ये रीजन होता है, यही कारण है कि ये तो एक सब क्लॉज ए हुआ, इसके अंदर और भी जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स बोला गया है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर है। सो दैट मीन्स 6 जो क्लॉजेज होंगे वो है उन्हें डेमोक्रेटिक राइट बोला जाता है। सबसे पहले क्लॉज ए देखते हैं, सब क्लॉज ए देखते हैं। वो क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये जो आर्टिकल 19 आपको पता है, हमने शायद पहले वाली जो वीडियोस होंगी उसमें भी अपनी डिस्कशन में जरूर कहा होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है इसे बाय टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो इवॉल्व करती रहती है। बाय टाइम उन्हें जो जो चीजें लगती है कि हाँ इंक्लूड होनी चाहिए, या क्योंकि हमें पता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्रिटेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे वो चाहे वो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं जो फंडाज है उसे इंटरप्रिटेट करती है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर जो भी आर्टिकल्स हैं या सब क्लॉजेस हैं उनको इंटरप्रिटेट भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को कैसे डिस्क्राइब किया है, इनएलिएनेबल एडजंक्ट टू राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ, कि अगर किसी इंसान के पास राइट टू दीज जो भी ये डेमोक्रेटिक राइट्स है, अगर ये राइट्स नहीं है तो उसको हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। मतलब अच्छी जिंदगी से जो हमारा राइट है जिंदा रहने के लिए, उससे ये जो राइट्स है 6 डेमोक्रेटिक राइट्स, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। इट इज नॉट सिंगल राइट बट कॉम्पोजिट राइट दैट इज सेवरल मीनिंग विच इंक्लूड्स। अब देखिए मैंने पहले बोला कि इंटरप्रिटेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो हर जो भी फंडामेंटल राइट, अब होगा क्या,
फंडामेंटल राइट्स तो कुछ राइट्स हमें बता दिए गए हैं या लिख दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर होता क्या है उन्हें हमें एक्सपेंड करना पड़ता है। हमें पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, उसमें अमेंडेबिलिटी के चांसेस हैं, उसका स्कोप दिया गया है। वो अलग चीज है कि वो अमेंडेबिलिटी कैसे होती है, वो हम जो अपनी अदर वीडियोस होंगी उनमें डिस्कस करेंगे। मगर ये अमेंडेबिलिटी का ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। और होता क्या है, जो भी अब आर्टिकल्स के अंदर जो लिखा गया है उसे थोड़ा वेग रखा जाता है। वेग क्यों रखा जाता है कि कल को जो बाय टाइम सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो जो चीजें इवॉल्व करने की जरूरत हो वो की जा सके। वैसे आर्टिकल 19 की भी बात हो रही है, इसके अंदर भी जो भी क्लॉजेस सब क्लॉजेस है उन्हें भी इस तरह से रखा गया है ताकि उनके डिफरेंट मीनिंग्स बन सके। और वो जो डिफरेंट मीनिंग्स है उनमें क्या क्या आता है, फॉर इंस्टेंस राइट ऑफ सिटीजन टू एक्सप्रेस हिज ओन व्यूज, या अदर का दूसरों का जो भी ओपिनियन है उसे भी फ्रीली वो एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और इवन हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है इवन जो साइलेंस है वो भी एक फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर मैं नहीं बोलना चाह रही, एक तो बोलना है, ठीक है कि मैं बोल रही हूँ तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। अगर मैं नहीं बोल रही वो भी मेरी फ्रीडम है कि मेरी मर्जी है मैं बोलूँ, मेरी मर्जी है मैं नहीं बोलूँ। तो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर। दूसरी चीज क्या आती है, राइट ऑफ सिटीजन टू एक्सप्रेस अदर्स व्यू एंड ओपिनियन। ठीक है, हम अपना व्यू तो कर ही सकते हैं एक्सप्रेस, हम अदर्स का व्यू भी कर सकते हैं। इसी जो हम बोले एक्सप्रेशन के अंदर जो निकल के आता है वो क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो आता है एमर्जेस अंडर दिस फंडामेंटल राइट। तो देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर कितने और डिफरेंट हम बोल सकते हैं राइट्स जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। और कौन कर रहा है इवॉल्व, सुप्रीम कोर्ट। द टर्म प्रेस इंक्लूड प्रिंटेड, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटर। देखिए जो इंटरनेट, जो ये यहाँ पे प्रेस की बात हो रही है, हमें पता है आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फुल ऑन चलता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बोलेंगे कि आजकल लॉकडाउन के टाइम में भी मैक्सिममली लोग जो हैं, चाहे वो कोचिंग है चाहे कुछ भी चीज है, वो मैक्सिममली क्या हो गई है, सब चीज ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होने लग गई है। तो इस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम प्रेस को सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेड मीडिया की फॉर्म में रखें, ये ऑनलाइन भी आता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फिर आता है थर्ड जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब अगर मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो मैं फ्रीली अपने जो थॉट्स है उसे एक्सप्रेस तभी कर सकती हूँ जब मेरे पास पर्टिकुलर या जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वो मुझे मिल सके। तो दैट मीन्स मेरे पास इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है। इसके अंदर ही RTI जो है वो आती है एग्जिस्टेंस में। फोर्थ इंटरप्रिटेशन क्या है, राइट टू फ्री स्पीच मैनिफेस्ट इटसेल्फ ड्यूरिंग इलेक्शन। अब जैसे इन्फॉर्म्ड मैंने बोला ना, मुझे अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं अपने जो थॉट्स हैं उसे कैसे आर्टिकुलेट करूंगी, और आर्टिकुलेट करूंगी जैसे वैसे ही एक्सप्रेस करूंगी। तो वही यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या है कि अगर इलेक्शन के दौरान भी मुझे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं कैसे अपना एक जैसे बोले ना कि सही डिसीजन ले पाऊंगी, अपनी जो मेरी डिसीजन है उसे कैसे एक्सप्रेस कर पाऊंगी। तो दैट मीन्स मुझे जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं इलेक्शन में उनकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यही कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऐसा रूलिंग दिया था या वर्डिक्ट दिया था कि जो इलेक्शन में कैंडिडेट प्रेजेंट होते हैं उनके लिए, या फिर प्रेजेंट की जगह हम बोल सकते हैं जो कंटेस्ट करते हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए लोगों को, मतलब कि उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, उनके कितने एसेट्स हैं, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो यही है, इट्सेल्फ ड्यूरिंग इलेक्शन इन फॉर्म ऑफ राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, अब देखिए कोई भी आप, मैंने पहले भी कहा है, कोई भी आप आंसर लिखेंगे तो उसमें आपको जरूर और जरूर जो केसेस है वो जरूर वहां मेंशन करने चाहिए। अदरवाइज आप बोलेंगे कि मैं आंसर सही लिख के आया पर मेरे को उस हिसाब से एवेल्युएशन के दौरान, चाहे आप वो कहीं भी टेस्ट सीरीज कर रहे हो चाहे आप वो मेंस का आंसर लिख रहे हो, पर आपको उस हिसाब से मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपने उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया है किसी भी फैक्ट के द्वारा, और वो फैक्ट पॉलिटी में क्या होता है, केसेस।
तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 जो केस है उसके अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट ऑल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एट टाइम ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन पेपर्स शैल डिस्क्लोज देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एजुकेशनल, जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया है। ये हो गया फोर्थ जो इंटरप्रिटेशन है। फिफ्थ इंटरप्रिटेशन क्या है, पीपल यूनियन फॉर सिविल लाइबिलिटीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस जो है उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए रीड विद आर्टिकल 21 कन्फर्स ऑन वोटर्स राइट टू नेगेटिव वोट। अब अगर मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली, जिससे बोला गया ना कि साइलेंस भी एक फॉर्म ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू स्पीच है, वैसे ही अगर मैं पॉजिटिव वोट कर सकती हूँ तो मेरे पास नेगेटिव वोट करने का भी राइट है। नेगेटिव वोट जैसे हमें पता है नोटा होता है। तो ये 5 इंटरप्रिटेशन देखी। 6th इंटरप्रिटेशन क्या है, राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट, दैट इज राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एंड राइट टू होल्ड इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ओपिनियन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ गवर्नमेंट ओपिनियन। अब देखिए होता क्या है, ठीक है ये चीज बोल तो दी गई है कि हाँ इंसान के पास या सिटीजन्स के पास ऐसा राइट है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ओपिनियन रख सकते हैं, पर इन प्रैक्टिकलिटी क्या होता है, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा क्या इवन ऐसा डिस्क्रिशनली जो है हमारी गवर्नमेंट्स वो यूज करती हैं कि जो सेडिशन लॉ है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ज्यादा कर रहे हो तो उसमें वो सेडिशन लॉ के अंडर आपको अरेस्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारे प्रैक्टिकली इश्यूज हैं जो सोसाइटी में है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बट अगर हम बात करें कि इन वर्ड्स जो है वो कहा जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है वो यहाँ पे लिखा है, और वो कैसे मिसयूज होता है इन चीजों का सेडिशन लॉ के अकॉर्डिंगली, वो हम अभी रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं कि हमें पता है जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड की जाते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये सारे के सारे राइट मतलब आर्टिकल 19 के अंदर जो भी राइट्स हैं उनके अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं on which basis, in interest of sovereignty, territorial integrity of India, interest of security of India, maintenance of friendly relation with foreign state। देखिए ये सारी चीजें लगभग ना हर जगह आपको मिल जाएगी, और ये इतनी वेग है, इनकी वेगनेस के कारण ही जो हम बोल सकते हैं इन चीजों का ज्यादा मिसयूज होता है। फिर आता है डिफेमेशन, जैसे मैंने कहा था डिफेमेशन की बात होगी। डिफेमेशन क्या होता है, किसी को डिफेम करना। फेम का मतलब उसकी हम बोलते हैं ना कि उसको बहुत फेम मिला, उसकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी होना पॉजिटिव वे में। डिफेमेशन मतलब उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी होना। It is one of ground explicitly mentioned under Article 19 Clause 2 based on which state can impose reasonable restriction on freedom of speech। एक ही ठीक है मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर उसके अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है मैं किसी भी पर्सन को रेंडमली डिफेम करना स्टार्ट कर दूंगी। अगर मेरे पास प्रूफ है कि हाँ वो पर्सन गलत है, ऐसा नहीं है कि सपोज कीजिए मुझे पता है सामने वाला पर्सन गलत है फिर भी मैं नहीं बोल सकती, क्यों? क्योंकि उसकी डिफेम करूंगी मैं उसे, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने गलती की है तो आप उसको जरूर डिफेम करें, मगर अगर उसने गलती नहीं की है या आप जानबूझ के आपके कोई भी इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे आप उसको डिफेम कर रहे हो तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो डिफेमेशन का क्राइम है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों है, मतलब इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों लायबिलिटी बनती है। हमें पता है सिविल में क्या होता है, मोस्टली जो सेटलमेंट होता है या जो भी वर्डिक्ट दिया जाता है वो मॉनेटरी जो होता है फाइन वगैरह होता है, पर जो क्रिमिनल होता है उसमें कुछ ना कुछ सजा होती है। तो इसलिए ये जो डिफेमेशन है सिविल और क्रिमिनल दोनों लायबिलिटीज इसके अकॉर्डिंगली आती है। फिर यहाँ पे केस डिस्कस किया गया सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 केस। इसमें क्या आर्ग्यू किया गया था कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है उसके अकॉर्डिंगली फ्री स्पीच जो है उसे हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ पॉसिबल पनिशमेंट, क्योंकि ये हमने अभी देखा ना सिविल और क्रिमिनल दोनों पनिशमेंट होती है। एक ही इसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 499 और 500 जो आईपीसी का है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर किया जाए, ये उनकी पेटिशन थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट किया था और हेल्ड किया था कि ठीक है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि देखिए हर कोई हर चीज को पॉजिटिवली नहीं लेता है, कुछ लोग उसको मिसयूज भी करते हैं। उस मिसयूज को रोकने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और वही डिफेमेशन है। इन एज ऑफ इंटरनेट जो रेपुटेशन है किसी भी पर्सन की वो बहुत ज्यादा मतलब जैसे हम बोलते हैं ना हमेशा ऑन स्टेक रहती है
इसमें उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देना जरूरी है। Throughout his life may be destroyed in second. Constitution not only provide right to freedom of speech but also right to dignity under Article 21, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि डिफेमेशन जो है वो आप किसी भी पर्सन को अगर कोई सपोज कीजिए मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरे को पता है कि मैं अगर किसी को डिफेम भी करती हूँ तो कल को मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो नेचुरली मेरे पास एक फ्री हैंड हो जाएगा कि मैं किसी को भी कभी भी कुछ भी बोल दूंगी और कल को कोई मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी, वो गलत चीज हो जाती है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही कहा गया था कि ठीक है हर इंसान के पास राइट है कि वो अपने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उस राइट को एंजॉय करे, बट वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि किसी को आप अननेसेसरी डिफेम कर रहे हो और उसके लिए भी आपको कोई पनिशमेंट ना मिले। फिर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंटरनेट। Parliament enacted Information Technology Act 2000. It provides defamation cognizable offence with punishment of not more than 3 years of imprisonment under Article 66A if committed through e-media, non-cognizable under Section 499, and confer punishment of not more than 2 years of punishment if through print media. कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का पहले मतलब देख लीजिए। कॉग्निजेबल होता है जो नॉन बेलेबल कहते हैं हम कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और दूसरी बात इसके लिए जो पुलिस है उसको वारंट जो है वो नहीं लेने पड़ते हैं कोर्ट से, वो सीधा वो जो पर्सन है उसे अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल में ऑपोजिट हो जाता है कि जो पुलिस है उसे वारंट भी लेने पड़ेंगे और ये बेलेबल होता है। तो फ्रीडम ये जो एक्ट इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर आप किसी भी पर्सन को डिफेम कर रहे हो थ्रू ई मीडिया तो उसमें जो पनिशमेंट है वो ज्यादा रहेगी। वो कैसे है, 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, मगर अगर वो प्रिंट मीडिया के थ्रू है तो वो कम पनिशमेंट है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ई मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा तेजी से जो चीज है वो फैलती है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी फैलती है, जबकि अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता है। और इसके अकॉर्डिंगली ही एक केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का जो केस है अगेंस्ट अबव मेंशन प्रोविजन। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि ये जो प्रोविजन है ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है थ्रू इंटरनेट उसका बहुत ज्यादा दूर तक रीच होता है, जिसकी वजह से जो किसी भी पर्सन की डिफेमेशन हो रही है उसको इतना ज्यादा हार्म हो जाता है, जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ई मीडिया के थ्रू ऐसी काम करता है, डिफेम करता है, तो उसे ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। फिर आती है बात सेडिशन लॉ की। मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ कि जो गवर्नमेंट है वो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है उसमें एक सेडिशन लॉ है, उसे बहुत ज्यादा मिसयूज करती है। पहले तो सेडिशन लॉ की एग्जिस्टेंस के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि सेडिशन लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट खैर अभी हम देखते हैं सेडिशन लॉ है क्या। If person either through oral or written communication creates disaffection or disloyalty among people against government, then it amounts to sedition. अब देखिए कितना ज्यादा एक बोले ना बहुत ज्यादा बारीक लाइन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और जो सेडिशन लॉ है उसकी डेफिनेशन के बीच में। एक ही इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऑरल और रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्म में अगर कुछ भी ऐसा बोला जाता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, जो डिसअफेक्शन या डिसलॉयल्टी जो है वो प्रमोट करता है अमंग पीपल, तो उसे सेडिशन लॉ के अकॉर्डिंगली जो पर्सन है उसे अरेस्ट किया जा सकता है या उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ऐसा अब देखिए अगर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती हूँ तो हो सकता है कि मेरी क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट पॉजिटिवली ना ले और उन्हें लगे कि वो सेडिशन के अंदर आता है। तो यही कारण है कि हम देखते हैं सेडिशन लॉ को बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। उसमें आर्ग्यू किया गया था कि सेडिशन लॉ जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके अगेंस्ट में रहता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स मिसयूज हैज टू बी प्रिवेंटेड, कि ठीक है ये जो सेडिशन लॉ है इसका मिसयूज जो है उसे रोकना चाहिए, पर अदरवाइज सेडिशन लॉ एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए। Mere discussion and advocacy does not amount to sedition unless it leads to incitement of violence, कि जब तक उसमें वायलेंस का एलिमेंट नहीं रहता तब तक हम उसे सेडिशन लॉ के अकॉर्डिंगली पनिश नहीं कर सकते हैं पर्सन को, बट स्टिल जो गवर्नमेंट है वो इसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट में जाती है। आर्टिकल
19 क्लॉज 1 क्लॉज बी हमने ए देख लिया है, अब क्लॉज बी देखते हैं। इसके अकॉर्डिंगली फंडामेंटल राइट दिया जाता है पर्सन को ताकि वो पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ भी एजिटेशंस कर सकते हैं और वैसे भी असेंबल हो सकते हैं। अब हमें पता है फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो भी क्यों चल रहा है, क्योंकि वो पीसफुली है। अगर वो आर्म्स के थ्रू होता तो नेचुरली गवर्नमेंट उसे ना इतना आगे तक जाने देती। फिर आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी सब क्लॉज सी कन्फर्स फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कि जो कहीं भी चाहे वो फैक्ट्रीज है या कहीं भी यूनियंस वगैरह बन सकती है। मगर यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की है कि ठीक है ट्रेड यूनियंस वगैरह बन सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेड यूनियंस कल को स्ट्राइक करेगी, ये उनका फंडामेंटल राइट नहीं है। जो राइट टू स्ट्राइक है वो लीगल राइट जरूर है पर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये जरूर आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे केस है सीपीएम वर्सेस भारत कुमार 1998 केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बंद है वो इलीगल है क्योंकि बंद में एक कोर्शन का एलिमेंट रहता है। बट अगर हम हड़ताल की बात करें वो लीगल है क्योंकि हड़ताल लोग आपस में, जो यूनियन है वो आपस में डिसाइड करके करवा रही है। पर बंद तो आप मतलब हर किसी पे इम्प्लीमेंट कर देते हो, जो कि चाहे हो सकता है कि वो आपके साथ फेवर में ना भी हो। अंडर आर्टिकल 33 पार्लियामेंट एंजॉय पावर बाय लॉ रिस्ट्रिक्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ राइट अंडर आर्टिकल। अब देखिए हमने यूनियन और कोऑपरेटिव्स की बात की कि एसोसिएशन बन सकती है, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ऐसा रूलिंग रख सकती है कि वहां पे यूनियंस ना बने। जैसे कि हमें पता है जो डिफेंस में हमारी फोर्सेस है जैसे आर्मी वगैरह, वहां पे यूनियंस नहीं है, तो वो उनके पास ये राइट भी नहीं है, उनके पास ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो यूनियंस वगैरह बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है वो इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ऐसा कर रही है कि उन्हें ये राइट नहीं प्रोवाइड कर रही है। फिर आती है सब क्लॉज डी की बात। इट गारंटी राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक ही आप विद इन इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट है। इट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एंड रिटर्न बैक टू कंट्री अंडर आर्टिकल 21। और देखिए मगर इसकी वही बात आ गई, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूर हैं। जैसे हमें पता है कुछ एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के जो एरियाज हैं वहां पे हमारा जाना रिस्ट्रिक्टेड रहता है, इनर लाइन परमिट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो ये सारी क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। फिर बात आती है सब क्लॉज ई की। उसके अकॉर्डिंग क्या है, फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन के पास कि वो कहीं भी रिसाइड और सेटल डाउन हो सकता है विद इन इंडिया, मगर इसके खिलाफ भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि जो ट्राइबल एरिया है वहां पे आप नहीं सेटल डाउन हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एचपी की बात होती है, हिमाचल प्रदेश की, कि वहां पे जो नॉन ट्राइबल्स हैं वो उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है कि वो ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे जाके सेटल हो सके। फिर आती है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी की बात। उसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है सिटीजन को कि वो कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन ले सकते हैं of their choice providing they satisfy providing qualification or criteria. State can take over any business or trade either partially or completely to exclusion of citizen provided it is in public interest. कि कोई भी इंसान जो है वो कोई भी प्रोफेशन वगैरह ले सकता है, मगर अगर स्टेट चाहे तो कुछ पर्टिकुलर ऐसे चीजें हैं जैसे गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, उसे रिस्ट्रिक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो लार्जर ह्यूमैनिटी के फेवर में है। आर्टिकल 301 गारंटीज राइट टू फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। मगर देखिए हमारे पास फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड है, बट उसके खिलाफ भी टैक्सेस वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर आते हैं। तो ये हमने देख लिया 6 जो फंडामेंटल राइट्स है या जिसे हम डेमोक्रेटिक राइट्स बोल सकते हैं। आज के डिस्कशन में हम इतना ही देखेंगे। एक बार हम देखते हैं हमने इसमें क्या क्या देखा। आर्टिकल 19 ही देखना था आज हमने, उसमें सब क्लॉज 1 आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 देखा है। उसमें हमने देखा कि कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हम बोल सकते हैं जिसे हम डेमोक्रेटिक राइट्स बोलते हैं, वो प्रोवाइडेड है हमें। जिसमें फर्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें हमने डिफेमेशन और सेडिशन लॉ के बारे में भी डिस्कशन किया है। फिर आया सब क्लॉज बी, जिसमें हमने देखा कि फंडामेंटल राइट है टू असेंबल। फिर सब क्लॉज सी, जिसमें फंडामेंटल राइट्स है ट्रेड यूनियन वगैरह बनाने का।
फिर आया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आया, फिर फ्रीडम ऑफ सेटल डाउन आया, फिर है लास्ट में किसी भी पर्सन के पास फ्रीडम है, किसी भी प्रोफेशन को टेकअप कर सकता है। तो उसके साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 खत्म होता है। बाकी के जो रह गया है डिस्कशन वो हम अपनी अगली वीडियो में करते हैं। पर टिल देन अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।